हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज में। और आज हमारा लेक्चर नंबर 23 या हिंदी में 23। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में जो है हम एक नई टर्म्स जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी थी, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे उसको बहुत परेशान करने वाली थी, वो चीज़ है पावर फैक्टर। ठीक है, तो किसे कहते हैं पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज द एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, अगर आप उसका कॉस ले लें तो आपका क्या हो जाता है? पावर फैक्टर हो जाता है। जैसे ये सपोज ये कोई वोल्टेज है, ये कोई करंट है, मैंने यहाँ पे फेजर ड्रॉ करा है और इन दोनों के बीच एंगल अगर फाई है तो यहाँ पे आपका पावर फैक्टर हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है, इसके अलावा जो है इस पावर फैक्टर के बारे में हम एक और चीज़ कमेंट करे थे कि लीडिंग और लैगिंग के बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आप देखिए हमेशा जो है जो भी चीज़ कमेंट होगी, आप देखिए वी और आई को देखिए, वी आई से आगे है। ठीक है, आगे आप कैसे जज करेंगे? आगे जाने के लिए जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख के आप जज करते थे। वी लीड कर रहा है मतलब आई लैग कर रहा है, तो आई के रिस्पेक्ट में ही जो है आपका पावर फैक्टर डिसाइड होता है। तो इस केस में आपका पावर फैक्टर हो गया है कॉस फाई, जो भी आएगा साथ में लैगिंग, क्योंकि करंट पीछे रह गई है। ठीक है, जैसे सपोज इस केस में होता, ये आपका आई यहाँ पे है, ये आपका वी है और इन दोनों के बीच का एंगल है फाई 2। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में जो है आपका जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉस फाई 2। एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है उसका कॉस ले लो, वो आपका पावर फैक्टर बन जाता है। अब पर्टिकुलर इस केस में देखें तो इस केस में हम देखें करंट क्या हो रही है? लीड कर रही है। कैसे देखी जाती है? एंटी क्लॉकवाइज देखी जाएगी। तो आपका जो है करंट वोल्टेज से आगे निकल गई है, करंट वोल्टेज से फाई 2 डिग्री आगे निकल गई है, तो कॉस फाई 2 हो गया है और ये आपका हो गया है लीडिंग। ठीक है, तो हमने जो है इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए सर्किट में जो है रेजिस्टेंस के बारे में और उसके बाद हमने इंडक्टर के बारे में और कैपेसिटर के बारे में जो है हमने पावर फैक्टर के बारे में बातें करी थी। रेजिस्टेंस के केस में जो है हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होता है, न ये लीडिंग होता है न ये लैगिंग होता है। ठीक है, इंडक्टर के केस में हमारा पावर फैक्टर 0 होता है और 0 के साथ कैसा होता है? लैगिंग नेचर का होता है, क्योंकि इंडक्टर के केस में अगर ये आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है तो आपकी करंट अक्रॉस इंडक्टर जो है 90 डिग्री लैग करती थी, तो कॉस 90 हो गया है 0, साथ में किस लैगिंग किस वो चीज़ का होता था? 0 लैगिंग का। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम कैपेसिटर में, कैपेसिटर में आपका क्या होता था? कैपेसिटर में आपका जो है अगर ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है VC, तो करंट जो है IC वोल्टेज के रिफरेंस में 90 डिग्री लीड करती थी, तो करंट यहाँ पे लीड कर रही है, तो पावर फैक्टर हो जाएगा कॉस 90, कॉस 90 हो गया है 0, साथ में लीडिंग। ठीक है, ये हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में समझा था और इसके जो है यहाँ से फिर हमने कमेंट करा था। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे, हम लोग जो है AC में सर्किट की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, AC एनालिसिस करने से पहले अगर आप देखें तो DC के केस में आप क्या होता था? आपका कोई कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता था, उसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस होता था, तो आप जो है इस तरीके से, जैसे सपोज 2 ओम है तो आपने करंट की वैल्यू निकाल दी है 2 एम्पियर V/R इक्विवेलेंट करके। ठीक है, ये तो आप करते थे। मगर इसी केस में अगर आपके DC के केस में ही आपके साथ अगर कैपेसिटर आ जाता था और आपका इंडक्टर अगर आ जाता था, तो आप क्या करते थे? आप जो है DC के केस में आप जो है कैपेसिटर को जो है ओपन सर्किट कर देते थे और इंडक्टर को जो है आप जो है शॉर्ट सर्किट कर देते थे। इस तरीके से एनालिसिस कर देते थे। मगर चूंकि हम जो है अब बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, तो अल्टरनेटिंग करंट में जो है इन दोनों का जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे जो है कोई एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनाया, ये आपका है VS जो है सोर्स वोल्टेज जो है ये है कोई VM sin ωt। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका साथ में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है और साथ में एक इंडक्टर यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और इस इंडक्टर की वैल्यू है L हेनरी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R ओम। ठीक है, ये आपको VS दिया हुआ है। देखिए VS जो है ωt की फॉर्म में है, मतलब देखिए इसको इस तरीके से लिखा जाए तो ज़्यादा सही होता है। VS आपका टाइम डोमेन में है। ठीक है, तो करंट भी जो आपकी कैसे आने वाली है? IT आने वाली है, मतलब करंट ब्रैकेट के अंदर का मतलब होता है टाइम डोमेन, टाइम डोमेन में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर अगर केस में आपको वोल्टेज पता है, करंट निकालना है, तो जैसे हम क्या करते थे वहाँ
डीसी में आपने देखा, आप आर इक्विवेलेंट निकाला और कर देते थे, मगर चूंकि हम जो है यहाँ पे टाइम डोमेन में एनालिसिस कर रहे हैं, तो टाइम डोमेन में एनालिसिस के लिए इंडक्टर का बिहेवियर अलग होता है, तो इसके लिए केवीएल कुछ अलग तरीके से लगेगा। जैसे अगर ये माने इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL है, मैंने पोलैरिटी दे दी, और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है VR है, तो VR तो आपका हो गया है सीधा सीधा R इंटू IT, ठीक है, और साथ में VL क्या हो जाएगा, L di/dt, कुछ इस तरीके से होता था। तो पर्टिकुलर अगर आप इस केस में जो है आप क्या लगाएं, इसके इस पर्टिकुलर फिगर में अगर मैं जो है KVL लगाता हूं, तो आपको सबसे पहले बताया था आप जो है हमेशा AC की पोलैरिटी इस तरीके से ही मार्क्स करेंगे, भले ही आपकी जो है ये Vm sin ओमेगा t है, ये इस तरीके से आपका ऐसे वेरी करेगा, साइनोसॉइडल फॉर्म में रहेगा, ये आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो आप जो है हमेशा इसकी पॉजिटिव वाली साइकिल को ही, इसकी प्लस माइनस वैल्यू को ही आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर आप इस केस में देखें, KVL KCL हमारे फंडामेंटल लॉ हैं, चाहे AC हो, चाहे DC हो, चाहे लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, कैसा भी सर्किट हो, हमारे KVL और KCL अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर हम इस केस की बात करें, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ KCL, तो आपका हो गया है प्लस VS टाइम डोमेन में, ठीक है, VS आ गया है आपका प्लस, तो आपका यहाँ से आ गया है माइनस VR, ये भी कैसे आएगी, टाइम डोमेन में आएगी। TT मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप चाहे छोड़ भी सकते हैं इसको, और यहाँ पे माइनस VL टाइम डोमेन में, ठीक है। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका VS ये हो जाएगा आपका VR प्लस VL, ठीक है। अब आप देखिए VR की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, IL की वैल्यू जो है, VL की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से दी हुई IT की वैल्यू आपको इस फिगर में पर्टिकुलर निकालनी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। VS की वैल्यू हो गई है Vm sin ओमेगा t, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप देखिए VR की वैल्यू आपकी हो गई है क्या, IT इंटू R, ठीक है। चलिए प्लस VL होता है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, क्या होता है, L di/dt, ठीक है। क्या होता है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, अगर ऐसा कोई, ये हमारा जो है कोई इंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा VL, अगर इसके अक्रॉस जो है करंट IT फ्लो हो रही है, तो VL आपका हो जाता है L di/dt। तो सिमिलरली इस केस में आपका हो जाएगा L आपका आ गया है इसकी वैल्यू, और करंट क्या फ्लो हो रही है इसमें करंट फ्लो हो रही है di/dt, करंट जो है इसके अंदर फ्लो हो रही है, ठीक है। अब पर्टिकुलर आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में जो है आपको IT की वैल्यू निकालनी थी। तो IT की वैल्यू निकालने के लिए आप देख रहे हैं ये इक्वेशन किस तरीके की इक्वेशन बन गई है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर आपके IT की वैल्यू आएगी, फिर VT और IT को आप देखेंगे, फिर जो है इस तरीके से आपने IT की वैल्यू निकाली, और उसके साथ फिर आप VT और इसमें VS में कमेंट करेंगे कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, कुछ आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इन सब चीज़ों को जो है मैं यहाँ ना सॉल्व करते हुए टाइम डोमेन से जो है मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ शिफ्ट हो जाऊं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ मैं जब शिफ्ट होऊंगा तो वहाँ पे जो है मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट होने के लिए उससे पहले मुझे हल्का हल्का सा जो है अपना बेस बनाना पड़ेगा, हल्का हल्का सा जो मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म, दो फॉर्म्स आती है, उनके बारे में मुझे समझना पड़ेगा। तो ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने से पहले जो है हम रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप समझिए कि आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सब लोगों को आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको कहा कि आपको जो है 3,4 आपको 2 पॉइंट डिनोट करने हैं, ठीक है। तो 3,4 कहाँ पे होगा, 3,4 का मतलब है आप x एक्सेस में गए 3, y एक्सेस में गए आप 4, तो यहाँ पे आपका जो है पॉइंट हो गया 3,4, ठीक है। ये तरीका था आपको किसी पॉइंट को डिनोट करने का, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप जो है इसको ही कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में डिनोट करना चाहें, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z = x प्लस जे वाई वाला फॉर्म का होता है, ठीक है। आप इसे j लिख लीजिए, कोई i लिख लेते हैं, तो आप जो लिखना चाहें आपकी इच्छा है, मैंने इस केस में पर्टिकुलर i लिख लिया है, ठीक है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप देखें तो अगर आपका ये क्या होता है उसमें एक्स एक्सिस या इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस या वाई एक्सिस या जे वाई एक्सिस या आई वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपको पर्टिकुलर कोई पॉइंट डिनोट करना है तो वो पॉइंट सपोज है 3,4, तो उसके लिए यहाँ पे वो आ जाएगा, ये पॉइंट जो है ये 3 हो गया है, ये 4 हो गया है और ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया है 3,4 जे या 4i, ठीक है। जे आई अभी लग रहा है, अब इसको फिक्स कर देते हैं हम, आने वाले टाइम पे अब आई का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से भी इस पॉइंट को जो है डिनोट किया, ठीक है। एक और तरीका मेरे पास होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गई, ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली हो गई। इसके अलावा जो है एक और चीज़ जो होती है, एक और फॉर्म होती है, उसे बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। ये भी जो है हमारा किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में जो डिनोट किया जाता है वो इस ही पॉइंट को जो है हम पोलर फॉर्म में डिनोट करेंगे, मगर दूसरे तरीके से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, ये अगर है ये 3 ये 4 है तो ये जो है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर आप इसको नापें तो ये आपकी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और ये मान लीजिए ये एंगल हो गया है आपका थीटा, ठीक है। तो यहाँ से पोलर फॉर्म में अगर आपने इसी पॉइंट को डिनोट किया तो ये एंगल हो गया है आपका 5 एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है किसी पॉइंट को पोलर फॉर्म से, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोले रेक्टेंगुलर फॉर्म या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म से आप किसी पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपके हल्का हल्का सा समझ में आया होगा, इसको जो है थोड़ा सा जो है आपको बताते हैं ये दोनों फॉर्म्स का आपस में क्या रिलेशन है और इनको जो है हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है हमें। ठीक है, चलिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके पास जो है अगर कोई पॉइंट है x प्लस जे वाई, ठीक है, जे ही लिखेंगे इसे, ठीक है, x प्लस जे वाई है, तो आप जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म से इसे जो है पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये आता है r एट एन एंगल थीटा की फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे आपका r हो जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा आपका हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं हम, आपको पॉइंट है हमारा पोलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म में 3 + 4j, ठीक है। अब आपको इसको जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले r निकालना है। r हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर द रूट, तो ये हो गया है यहाँ पे 9 + 16 तो अंडर रूट 25, तो ये हो गया है आपका 5, ठीक है। ये आपका r आ गया है और इस केस में आपको थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स y की जगह पे क्या है, y की जगह पे 4 है, x की जगह पे कितना है, x की जगह पे 3 है, तो 4/3, ठीक है। इस थीटा की वैल्यू को याद कर लीजिए, ये आपको बहुत जगह आगे बहुत जगह यूज होगी। 4/3 वाला जो है एंगल होता है, तो ये थीटा की वैल्यू होती है आपकी 57.2 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको इस पॉइंट को ही आपने पोलर फॉर्म में लिख दिया तो आपका हो गया 5 एट एन एंगल 57.2 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ, आप कहें चाहे 3 + 4j कहिए या आप कह लीजिए 5 एट एन एंगल 57.2 डिग्री, दोनों एक ही बात हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका जो है किस फॉर्म में है, ये मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और ये मेरा पोलर फॉर्म में है, ठीक है। अभी हम आपको केवल इन दोनों के बीच हल्का सा रिलेशन बता रहे हैं, फिर हम इसको जब सर्किट में यूज करेंगे तो आपको जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो हमने कन्वर्जन देखा, ये हमने देखा हम जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म की तरफ गए। अब हमारे पास ऐसा कोई पोलर फॉर्म है, इस पोलर फॉर्म से जो है आपको किस फॉर्म में जाना है, इस पोलर फॉर्म से जो है आपको जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाना है। तो आपका जो यहाँ से हो जाएगा, आपका जो यहाँ से निकल के आएगा, इसको आप पोलर फॉर्म में दौड़ोगे तो हो जाएगा आपका r को आप बाहर ले लीजिए cos थीटा
प्लस जे साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से r cos थीटा और आपकी y की वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्जन और पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी लेवल को मैंने टफ किया। सपोज जो ये एंगल है, ये एंगल आपका हो गया है माइनस थीटा, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह पे जो है आपको माइनस थीटा रख देना है। तो आप देखते हैं कॉस माइनस थीटा जो है कॉस थीटा ही होता है। तो आपका जो इम्पैक्ट आने वाला है वो आने वाला है इस केस में आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है रेक्टेंगुलर से पोलर और पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर आपको ये क्यों कन्वर्ट करना है, आपका इसका क्या यूज है, अब ये आपको बताते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास जो है दो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है एक Z1 दिया हुआ है 3 + 4j और Z2 दिया हुआ है आपके पास 5 + 7j, ठीक है। अब मैंने आपको कहा है कि आपको क्या करना है, आपको जो है Z1 + Z2 निकालना है और Z2 - Z1 निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, रियल पार्ट का ऑपरेशन रियल पार्ट के साथ होता है और इमेजनरी पार्ट का ऑपरेशन इमेजनरी पार्ट के साथ होता है। पर्टिकुलर इस केस में देखें तो ये रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट इमेजनरी पार्ट है। तो अगर आप Z1 Z2 निकालोगे तो ये हो जाएगा 8 + 11j, ठीक है। अब आपको निकालना है Z2 - Z1j, मतलब आपको जो है 5 + 7j से आपको माइनस करना है 3 + 4j, ठीक है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से घटा दीजिए, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से घटा दीजिए और अभी यहाँ पे पहले आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर जो है भी मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से देखेंगे इसे तो आप उसको जब पूरा एक्सपेंड करते हैं तो 5 + 7j -3 - 4j, ठीक है। तो यहाँ से ये आ रहा है आपका 2 + 3j, ठीक है। ये आपका आ गया है Z2 - Z1, ठीक है। इसके अलावा यह भी हो सकता था कि आपको जो है Z2/Z1 ये ऑपरेशन भी ये पूछ दे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको जो है Z1 की और Z2 की वैल्यू पुट करनी पड़ती। ये आपने वैल्यू पुट करी 5 + 7j और यहाँ से आपने फिलिप करी 3 + 4j, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब आपको जो है इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने लिख तो दिया है यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना, अब आपके लिए कैलकुलेशन का काम है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो एक और नई टर्म्स यहाँ पे निकल के आती है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखना है तो आपको क्या करना है, रिप्लेस उसमें जो है आपका जो है j है उसको जो है आपको किससे रिप्लेस कर देना है, -j से आपको जो है रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जैसे इस केस की अगर बात करें हम तो इस केस में आपको Z2/Z1 अगर निकालना है तो इसका ट्रिक होता है कि Z2/Z1 निकालने के लिए जो नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से जो है आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैंने ऊपर नीचे उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो इसका प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो गया है और नीचे यहाँ पे जो है 3 + 4j और यहाँ से जो है 3 - 4j, ठीक है। ऐसा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है आपका a + b और ये हो गया है आपका a - b। तो पर्टिकुलर जो है यहाँ से अगर आप देखें तो Z2/Z1 ऊपर जो भी आने वाला है वो 5 + 7j × 3 - 4j है, ठीक है। नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो a² - b², a² की जगह पे है आपका
3, तो ये हो गया आपका 9 माइनस बी स्क्वायर की जगह पे है आपका 4j, तो 4j का स्क्वायर। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे j के बारे में हल्का सा और चीज़ समझ लेते हैं। आपका जो ये j होता है इसकी वैल्यू होती है अंडर द रूट -1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अंडर द रूट -1 होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसकी आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो आपका जे स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो आपकी जे स्क्वायर की वैल्यू हो गई है -1, तो ये हो गई है -1, और ये 16 तो हो गई आपकी +16, तो ये टोटल हो गया है आपका 9 + 16 बोले तो 25। अब आप जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपने Z2/Z1 निकाल दिया है। ठीक है, इस तरीके से जो आपका Z2/Z1 क्या आ गया है, यहाँ से ये नीचे 25 आ गया है, ऊपर जो है आप जो है मल्टीप्लाई करते जाइए, आपकी जो है वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, मगर मेरा जो है आपको बताने का मोटिव यहाँ पे जो है ये था कि इसमें क्या हो रहा था, जब आप जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे थे तो इजीली हो रहा था, मगर आप जैसे ही डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपका काम टफ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है मेरी हेल्प करने वाली है मेरी पोलर फॉर्म। ठीक है, अब वो मेरी पोलर फॉर्म कैसे हेल्प करने वाली है उसके बारे में जो है हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपके पास जो है, मैंने कहा कि एक आपके पास है Z = आपके पास है R1 एट एन एंगल φ1, और Z2 आपके पास है R2 एट एन एंगल φ2। ठीक है, और आपको मैंने कहा है आपको क्या करना है, आपको जो है Z1/Z2 निकालना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें डिवीजन करना कितना आसान होता है, आपका क्या हो जाएगा, R2 से R1 से R2 डिवाइड हो जाएगा, और साथ में एंगल आपके माइनस हो जाएंगे φ1 - φ2। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मैंने कहा आपको जो है Z2/Z1 निकालना है, तो Z2 ऊपर आ जाएगा, या आप इसको सीधा ऐसे लिखिए, पहले R2 φ2/R1 φ1 क्या हो जाएगा, केवल आगे वाली टर्म से डिवाइड हो जाएगी और एंगल आपस में घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका R2/R1 φ2 - φ1। ठीक है, अभी हल्का हल्का समझ में आएगा, नोट करते जाइए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तब आपके समझ में आएगा, और नोट्स बढ़िया से बनाना है एकदम। ठीक है, हेडिंग डाल डाल के कलर वाले पेंसिल से, ठीक है, कलर वाले सॉरी पेन से रेड करना है यूज, ग्रीन यूज करना है, ब्लू यूज करना है, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको इम्पोर्टेंट लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपने इन दोनों का जो है आपने डिवीजन किया, तब आपने देखा। ठीक है, सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है Z1 × Z2। ठीक है, देखिए इसका फायदा क्या होता है, रियल पार्ट को आपस में, जो बाहर वाला पोर्शन है इसको मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया R1 R2 और अंदर हो गया है आपका φ1 + φ2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका पोलर फॉर्म आपके कब काम आ रही है, पोलर फॉर्म मेरे काम आ रही है जब मुझे डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और रेक्टेंगुलर फॉर्म मेरी कब काम आ रही है, जब मुझे जो है ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो इस केस में ही हो सकता था, एग्जामिनर है उसने कहा आपको जो है Z1 - Z2 निकालना है। ठीक है, तो Z1 - Z2 इस केस में आप ऐसे निकाल ही नहीं सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आप Z1 को कन्वर्ट करते हैं तो Z1 आपका हो जाएगा R1 cos φ1 + J R1 sin φ1। ठीक है, और Z2 आपका हो जाएगा R2 cos φ2 + J R2 sin φ2। फिर आप जो है उन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं और वैल्यू निकालने के लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी जो कैलकुलेशन जो होती है मेनली, इससे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हल्का सा मैं आपको बता दूँ। सपोज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इस तरीके के, जैसे ज़्यादा कैलकुलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर हमसे नहीं करवाएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे आपके पास है 1 एट एन एंगल 90, तो ये हो गया आपका 1 cos 90 + J sin 90, आगे भी इसके
1 ही है, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू हो गई है 0, तो 1 एट एंगल 90 की वैल्यू हो गई है j, ठीक है। तो हमारे लिए अभी यहाँ से एक और मज़ेदार चीज़ निकल के आई, 1 एट एंगल 90 को जो है आप j भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन आया कि √2 एट एन एंगल 45, ठीक है, वो है आपका पोलर फॉर्म में। अब आपको जो है इसको अगर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा √2, आप बाहर ले लीजिए, ये हो गया आपका cos 45 डिग्री प्लस j sin 45 डिग्री, ठीक है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ से हो गई है √2, तो 1/√2 प्लस j 1/√2, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, तो 1 + 1j जो है आपका क्या हो जाएगा √2 एट एन एंगल 45, ठीक है। इस पॉइंट को जो है थोड़ा समझते भी हैं कि क्या ये सही आया, इसने क्या ये सही कन्वर्ट कर रहा है। ये आपका है x एक्सेस, ये है आपका y एक्सेस। 1 जो है आपका कहीं यहाँ पे होगा, ये 1 है, ये 1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप जो है ये 1 होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका √2। ये एंगल थीटा कितना होगा, आप देखिए L K लंब बटा आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, तो आपका tan थीटा = आ गया है 1, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है 45, ये हो गया 45। तो आप जो है किस पॉइंट को आपने √2 एट एन एंगल 45 की फॉर्म में दिखाया, ठीक है। अब जो है ये क्या होने वाला है, ये सब जो है मेरी कैलकुलेशन में मेरी हेल्प करने वाला है। वो कैसे हेल्प करने वाला है, अब मैं जो आपको 1-2 क्वेश्चंस देता हूँ, उन क्वेश्चन से जो है हम हेल्प करेगा ये हमारी आगे कैलकुलेशन में, ठीक है। उन कैलकुलेशन से हेल्प करने से पहले भी मुझे जो है थोड़ा सा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के 1-2 फंडामेंटल्स को मुझे और समझना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जो है कोई भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ठीक है, अगर ये v आपकी क्या होती है, v आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, इसे आप देते हो Vm sin ω t की फॉर्म में, ठीक है। ये आप जो है कोई साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है तो आप इसे Vm sin ω t की फॉर्म में देते हो। सपोज इसको मैंने V1 मान लिया और मैंने आपको मान लिया V2, आपने कोई मान ली। एक और दूसरी है आपके पास sin ω t + φ, ठीक है। और एक और मान लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि जो है आप लोगों को बिल्कुल कोई बेसिक में दिक्कत ना हो, Vm cos ω t, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जो है 3 जो है अलग अलग वेवफॉर्म जो है ऐसे ही समझने के लिए मैंने आपके पास दे दी, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है यहाँ से कि आपको क्या करना है। सपोज, ठीक है, क्वेश्चनर का इच्छा है, मैंने आपको कहा आपको जो है v = V1 + V2 + V3 क्या करना है, आपको इन तीनों के तीनों वेवफॉर्म्स को आपको जोड़ना है, ठीक है। इन तीनों की वेवफॉर्म जो आएगी वो भी आपको क्या पता चलेगा, वो वेवफॉर्म आपकी साइनोसॉइडल होगी। ये चीज पहली चीज आपको पता है, पर आप जोड़ोगे कैसे इसे। आप जोड़ने का तरीका, एक यहाँ पे जो है 3 वेवफॉर्म, इन तीनों की यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है। ये V1 की है, ये V2 की है, ये V3 की है, और आपको जो है ऐड करके मुझे बताना है V1 + V2 + V3 क्या होगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है, इन तीनों का जो है इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म आएगी, आपका दिमाग झन्ना जाएगा, ठीक है। मगर अब आपको जो है रेक्टेंगुलर और पोलर वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, उससे जो है आप जो है इन तीनों वेवफॉर्म को आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उस तीनों को जोड़ने के लिए सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपकी जो है यहाँ पे जो है ये, मैं इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, इस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा और एक कंसेप्ट इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट आते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे समझिए। समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा समझ आएगा, दोबारा नहीं तो तीसरी बार देखिए, समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। ये आपके आगे मशीन पावर सिस्टम में अब आपको ये परेशान करने ही वाली है, ठीक है। तो ये आपकी कोई जो है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है इस तरीके से। तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, अगर आपने, मैंने कहा कि आपकी कोई साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है Vm sin
ओमेगा टी। ठीक है, आपको जो मैंने कहा, आपको जो है इसे किस फॉर्म में लिखना है, आपको जो है इसे पोलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब आप थोड़ा सा समझिए, ओमेगा टी के साथ प्लस कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी थोड़ा सा। ठीक है, अब एक चीज और आती है, ये अगर कोई साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है तो उसकी VRMS वैल्यू जो है डायरेक्ट आपको बता देते हैं Vm/√2 होती है। ठीक है, इसको जो है हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम जो है क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम ड्राइव करेंगे। फिलहाल आप याद कर सकते हैं, कोई भी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है तो उसकी VRMS वैल्यू Vm/√2 होती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई जो है ऐसी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है तो आप जो है उसे किस फॉर्म में, आप उसे जो है आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं Vm/√2 एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो अब आपने देखा आपकी कोई साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है तो आप जो है उसे कैसे जो है किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब आपने इसे पोलर फॉर्म में लिख लिया है तो आप इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अब मेरे पास जो ये प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम जो है मुझे थोड़ा सा आसान हो रही है। आपका Vm वाला V1 आपका हो गया है क्या, इसकी RMS वैल्यू Vm/√2 एट एन एंगल थीटा। ठीक है, रेफरेंस क्या लिया है आपने, साइन ओमेगा टी लिया है, तो यहां साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो पर्टिकुलर इस केस में आप लिख सकते हो Vm/√2 एट एन एंगल फाई। ठीक है, अब बात करें तीसरे वाले की, ये जो आपके पास है Vm cos ओमेगा टी। ठीक है, Vm cos ओमेगा टी वाले को आप लिख सकते हो Vm sin ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो ये वाला जो पर्टिकुलर आपका V3 हो गया है, ये आपका हो गया है Vm/√2 एट एन एंगल 90। ठीक है, अब चाहें तो आप जो है इन तीनों को बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। तो V आपका हो जाएगा, V1 आपका हो गया है Vm/√2 एट एन एंगल थीटा, अगला है Vm/√2 एट एन एंगल फाई, और अगला है आपका Vm/√2 एट एन एंगल 90। ये आपके तीनों किस फॉर्म में दिए हुए हैं, ये तीनों जो है आपकी पोलर फॉर्म में हैं। अब जोड़ने के लिए आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म आसान होती है, तो आप इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और जोड़ देंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो है वो वेव फॉर्म इन तीनों का रिजल्टेंट निकल आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है मैं, क्योंकि मुझे फाई की वैल्यू नहीं दी हुई है फिलहाल के लिए, तो ऐसा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में जो है इस फाई को समझने के लिए आज 45 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 45 डिग्री मैं क्यों ले रहा हूं, 45 डिग्री से आपको थोड़ा इन तीनों को नेट रिजल्टेंट जो वेव फॉर्म आएगी आपको उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये फाई की जगह पे अब मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ 45। हाँ जी सर, आप जो है यहाँ पे 45 डिग्री इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको जोड़िए। इसको जो है आप किस फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को जो है मैं हल्का सा अब क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे जो है हम इसके बारे में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका आया यहाँ से। अब आप देखिए Vm/√2 एट एन एंगल 0, तो ये हो गया आपका Vm/√2 cos 0 डिग्री प्लस j Vm/√2 साइन 0 डिग्री। ये आपने इस पहले वाली रेक्टेंगुलर फॉर्म की फॉर्म में आपने लिखा। अब बात करते हैं इस दूसरे वाले की, तो ये हो जाएगा आपका Vm/√2 cos 45। अभी मैं Vm/√2 को बाहर ही कॉमन ले रहा हूँ, मैं अंदर मल्टीप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, j साइन 45 डिग्री प्लस। ठीक है, अगला आपका जो है ये हो गया है आपका Vm/√2 cos 90 प्लस j साइन 90। ठीक है, इस तरीके से जो है आपने तीनों को लिख दिया है, क्योंकि तीनों की वैल्यू रखना यहाँ पे आसान है। तो मैं फटाफट cos 0 होता है आपका 1, तो ये हो गया आपका Vm/√2 साइन 0 की वैल्यू 0, और यहाँ से जो वैल्यू जो आ रही है cos 45 की 1/√2, साइन 45 की 1/√2, तो Vm/2 प्लस
वी एम अपॉन टू जे आ गई है इसकी, और यहाँ पे आपका cos 90 होता है 0, तो पर्टिकुलर इस केस में आपकी वैल्यू आ गई है जे वी एम अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, अब आप जो है जो कैसा पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ दीजिए और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है आपने इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। तो मैंने क्या करा, मैंने वी एम अपॉन अंडर रूट टू कॉमन लिया इन दोनों में से, तो मेरे पास बचा यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, ये आपका हो गया है वी एम की वैल्यू, प्लस यहाँ से जे की फॉर्म में जो है आपने जे वी एम अपॉन अंडर रूट टू आपने यहाँ से भी कॉमन लिया, तो आपके पास बचा है 1 अपॉन अंडर रूट टू प्लस 1। ठीक है, तो ऐसा जो है कुछ आपके पास आ चुका है। ठीक है, चलिए इसको जो है अगर अब आपको जो है इसको जो है पोलर फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर दें, अब ऐसा कुछ आएगा, इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, अंडर रूट टू प्लस 1, या ऐसा इसको थोड़ा लिख लेते हैं, वी एम अपॉन अंडर रूट टू, ये हो गई है अंडर रूट टू प्लस 1 अपॉन अंडर रूट टू प्लस जे वी एम अपॉन अंडर रूट टू प्लस 1 अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, चलिए सपोज इसकी कुछ भी वैल्यू अगर आएगी, अब आप इसको जो है आप पोलर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। पोलर फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये दिख रहा है ये दोनों सेम है, तो एंगल जो है पीछे का वो 45 डिग्री आपका आने वाला है, ये तो आपको पता चल गया है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर आपके दोनों सेम हो, दो का स्क्वायर का आप स्क्वायर करके उसका अंडर द रूट करते हो तो क्या हो जाता है, 2a स्क्वायर हो जाता है या रूट 2a हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है आपका डायरेक्ट जो यहाँ पे इसको आप देखोगे तो इसकी वैल्यू सीधा क्या आ जाएगी, वी एम रूट टू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट टू प्लस 1 अपॉन रूट टू एट एन एंगल 45। ठीक है, ये आपका कुछ आ गया है। ठीक है, चलिए अब आपका जो है जो थर्ड वेव फॉर्म, जो इन तीनों की रिजल्टेंट वेव फॉर्म आनी थी ऐड करके जो आनी थी, वो वेव फॉर्म ये आ गई है, मगर ये किस फॉर्म में है, ये अभी आपकी किस फॉर्म में है, ये मेरी अभी पोलर फॉर्म में है। तो पोलर को आपको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में बदलना है, तो आपको बताया था ये वाली वैल्यू क्या होती है, वी एम अपॉन अंडर रूट टू एट एन एंगल 45 यहाँ पे है। तो पर्टिकुलर इस केस में जो है आप जो है क्या है, ये इसकी वी आर एम एस वैल्यू है, ये वाली वी आर एम एस वैल्यू है। तो आपको बताया था जो आपका जो होता है वो होता है वी आर एम एस एट एन एंगल थीटा की फॉर्म में होता है। तो जो आपकी इन तीनों वेव फॉर्म की जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म आने वाली है उसे आप लिख सकते हैं, ये उसकी क्या है, ये उसकी आर एम एस वैल्यू है। तो उसकी पीक वैल्यू जो आपकी जो वी जो आने वाला है वो हो जाएगा, आप अगर यहाँ से देखें तो वी एम अंडर रूट टू प्लस 1। ठीक है, और आपका साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये जो है आपका v जो है उन तीनों का एडिशन करके ये आपका आएगा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत लंबा है, ये आपको केवल एक बार ही कराया है और इसके बाद जो है अब आपको ये आगे नहीं कराया जाएगा, केवल आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि आप जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम जो है इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं, अगर जो है आप इसको एक क्वेश्चन से करोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, मगर उस थोड़ा सा अच्छे से समझने से पहले, क्योंकि मेरे पास आर एल और सी सर्किट हैं और जो है अब मैं जो है टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में उन्हें कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अगर आपके पास टाइम डोमेन में कोई रेजिस्टेंस है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी वैल्यू भी आपकी आर ही रहने वाली है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम डोमेन में कोई कंपोनेंट एल है, इंडक्टर है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स एल, जिसे आप डिनोट करेंगे जे ओमेगा एल से। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो है आपका इंडक्टेंस था, चूंकि आप जो है कहाँ चले गए, आप जो है किधर चले गए, हम चले गए हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो इसे आप बोलते हैं रिएक्टिव इंडक्टेंस। ठीक है, अब आप बात करें, ठीक है, रिएक्टिव इंडक्टेंस आपका एक्सेल हो गया है। ठीक है, अब आपका जो है अगर आपका जो है यहाँ कंपोनेंट सी है तो आप उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाओगे, वो आपका हो जाएगा एक्स सी और उसकी वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन जे ओमेगा सी। ठीक है, अब यहाँ से जो है एक्स सी को पर्टिकुलर अगर आप कहेंगे, ये आपका जो है रिएक्टिव कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो
अगर आप यहाँ पे देखें तो इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, चूंकि ये जे वाली टर्म्स हैं, मतलब कैसे पार्ट है, इमेजरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो आपका जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक और नई चीज जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो होती है आपकी इम्पीडेंस, वो होती है आपकी आर प्लस जे एक्स। ए प्लस साइन जो है इन दोनों की पोलरिटी पे डिपेंड करेगा, फिलहाल मैं इसको प्लस ही लिख लेता हूं, ठीक है। तो जेड आपका जो होता है वो होता है इम्पीडेंस, ठीक है, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, जो आपके रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वही आपकी इसकी यूनिट होती है इम्पीडेंस, और रिएक्टिव इंडक्टेंस और कैपेसिटिव इंडक्टेंस इन सब की यूनिट भी क्या होती है आपकी ओम होती है। इससे जो आपका क्या फायदा होने वाला है हम क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। जेड आपका हो गया है इम्पीडेंस, आर हो गया है आपका रेजिस्टेंस, एक्स हो गया आपका रिएक्टेंस, ठीक है। ठीक है, और अगर एक्सएल होगा तो रिएक्टिव इंडक्टेंस, एक्ससी होगा तो कैपेसिटिव इंडक्टेंस, और दोनों अगर साथ में इसकी सर्किट में हमारे दोनों होंगे तो दोनों को जोड़ के जो आएगा वो भी हमारा रिएक्टेंस होगा, ठीक है। ये आपको हल्का हल्का सा थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, उस प्रॉब्लम से जो है हम थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको जो है जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उसकी यूज करके जो है आपको ये कोई वीटी दिया हुआ है, इस वीटी की वैल्यू है, इस सर्किट में जो है आपको आईटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन आप ध्यान रखना, एग्जाम का क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाता है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे नहीं करवाता है, वो कम से कम कैलकुलेशन उसका आपका रहता है, क्योंकि आपने पिछला वाला आपने देखा एंगल में आप लोग चेंज कर रहे हो, ये सब चीज कर रहे हो, ठीक है। और जनरली इन सब चीजों के लिए एसी के बारे में कैलकुलेशंस के लिए हमें जो है 82 ms का कैलकुलेटर है, हम वो यूज करते हैं जनरली, ठीक है। इंजीनियरिंग में अगर हम बीटेक वालों की बात करें तो डिप्लोमा में इससे क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा सिंपल तरीके के बनते हैं, जैसा ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखिए आपको इस केस में आपको आईटी निकालनी है, आईटी भी आपकी कुछ साइनोसोडल आएगी, वो देखते हैं वो क्या आएगी, फिलहाल अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ये चीज है। अब आप देखिए अभी आप टाइम डोमेन में हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करना ज्यादा आसान है, तो आपको कहा आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में करो, तो आप क्या करोगे, इसको एक्सेल से रिप्लेस कर दोगे। एक्सेल क्या हो जाता है आपका जे ओमेगा एल। अब ये ओमेगा की वैल्यू कहां से आएगी, ये ओमेगा की वैल्यू आएगी आपको सर्किट में जो इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको यहां से निकलेगी। क्या करना है आपको, जो सर्किट में वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है उसको जो है आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, वी एम साइन ओमेगा टी से आप कंपेयर कर लीजिए। जब वी एम साइन ओमेगा टी से आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है ओमेगा की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई है 1 जे, ठीक है। आपका रिएक्टेंस एक्सएल जो इस समय पे क्या है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसकी वैल्यू हो गई है J1, ठीक है। चलिए अब यहां से जो है आपको अभी इसको भी आपको क्या करना है, फेजर की फॉर्म में लिखना है, साइनोसोडल वेव फॉर्म है, तो साइनोसोडल वेव फॉर्म जो होती है आप उसको फेजर की फॉर्म में लिखते हैं Vm अपॉन √2 एट एन एंगल 0, क्योंकि साइन टी है प्लस इसके साथ कुछ भी नहीं है, अगर इसके साथ कुछ फाई वाई होता तो हम उसको कुछ एट एन एंगल देते, ठीक है। तो यहां से Vm की वैल्यू है आपकी 121, तो ये आपकी आ गई है 100 एट एन एंगल 0, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं, अब आप सिंपल जो है इस सर्किट में आपको क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू जेड करके आप जो है I की वैल्यू निकाल सकते हैं। Z आपका क्या है सर्किट में, V आपको पता है, V आपका है 100 एट एन एंगल 0, I आपको निकालना है, Z आपका है 1 प्लस J1, ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां से जो है आप जो है I की वैल्यू निकाल देंगे, आपकी जो है आप यहां आएंगे, आपकी I की वैल्यू हो गई है 100 एट एन एंगल 0, 1 प्लस 1 जे, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला है आपका पोलर फॉर्म में, नीचे वाला है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो पहले रेक्टेंगुलर को पोलर में बदलेंगे, रेक्टेंगुलर को पोलर में बदलने के बाद फिर डिवाइड करेंगे, तो आप यहां से I की वैल्यू अगर देखेंगे तो आपकी I की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 100 एट एन एंगल 0 अपॉन 1 प्लस 1 जे को आपको क्या करना है, पोलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये सिंपली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर से हो जाता है, 82 ms से हो जाता है, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्योंकि कम कैलकुलेशंस है तो ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो √r² हो गया x प्लस वाई का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1, और एट एन एंगल हो गया है 10 इनवर्स 1 अपॉन 1, बोले तो 10 इनवर्स 1 वो वैल्यू होती है 45 की, तो ये हो गया आपका
2 एट एन एंगल 45, ठीक है, यहां से √2 एट एन एंगल 45, तो √2 एट एन एंगल 45, ठीक है। चलिए अब आप यहां से जरा इसको देखिए, तो आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, अब आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू हो जाएगी 100/√2 एट एन एंगल -45 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन से जो है आपको 2-3 चीजें पता चलेंगी, वो जो है मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजों को मैं अब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या चीजें आपकी काम की यहां से आ रही हैं वो चीज को आप थोड़ा समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो आपने VT को जब आपने किस फॉर्म में लिया था, VT को जब आपने पोलर फॉर्म में लिया था तो VT था आपका 100 एट एन एंगल 0, ठीक है। और आपका IT जो है पोलर फॉर्म में जो निकल के आया है वो निकल के आया है 100/√2 एट एन एंगल -45, ठीक है। चलिए अब जो है इसका थोड़ा सा जरा ड्रॉ करते हैं फेजर। V और I के बीच एंगल कितना है ये हमें दिख जाएगा, ठीक है। चलिए ये V यहां पे माना, क्योंकि ये 0 एक्सेस की लाइन है, ये क्या है, ये लाइन दिखाती है आपकी मैग्नीट्यूड, ये लाइन दिखाएगी आपका एंगल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 100, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड हो गया है 100, ठीक है। और एंगल कितना बनाना है, एंगल बनाना है 0 डिग्री, तो यहां पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका VT आ जाएगा फेजर की फॉर्म में, ठीक है। VT भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, इसे कंफ्यूज ना हो तो टाइम डोमेन अब हटा दीजिए। ये समझिए कि हम कॉम्प्लेक्स में चले गए हैं, टाइम डोमेन को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे V आ गया। I कितना है आपका, I है पहले 100/√2, ठीक है। 100/√2 मोटा मोटा 1.4, तो इसकी जो है मोटी मोटी वैल्यू जो है 60 और 70 के बीच आने वाली है, तो वो कहाँ पे होगी, वो कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है। उसमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, -45 का एंगल बनाना है। -45 एंगल का मतलब आपको जो है क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। तो आप क्लॉकवाइज जो है यहां से कहीं यहां आए और ये आपकी हो गई है I, ठीक है। और ये एंगल कितना हो गया है यहाँ पे, ये वाला जो है एंगल आपका हो गया है 45 डिग्री, ठीक है। ये और थोड़ा इसको बड़े व्यू में देखिए, ये V आपका आया, ये आपका I आया, ये इन दोनों के बीच एंगल आया 45, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ये पूछ सकता है पहला, V और I के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। आपने वेव फॉर्म देख के भी बता दिया, आपने फेजर बना के भी बता दिया, वेव फॉर्म देख के फेजर देख के दोनों से बता दिया। V और I के बीच है आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। इस क्वेश्चन से देखिए, ठीक है, एंगल बिटवीन V एंड I, ठीक है। ये कौन सा एंगल बोलते हैं, इसे बोलते हैं आप लोग फेज एंगल। जो है हमने प्योरली रजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट में देखा था, फेज एंगल बिटवीन V एंड I कितना है, इस केस में 45 डिग्री है, ठीक है। दूसरा, करंट लैग कर रहा है, लीड कर रहा है। आप देखिए ये वोल्टेज है, वोल्टेज से करंट पीछे है, ठीक है। वोल्टेज से करंट पीछे है। अगर आप देखें लीडिंग के लिए क्या देखते हैं, लीडिंग के लिए देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं वोल्टेज आपका लीड कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज का लीड करना मतलब करंट का लैग करना, तो करंट का लैग करना मतलब पावर फैक्टर आपका करंट के बेस पे होता है, तो क्या है आपका लैगिंग है। साथ में वो कितना है लैगिंग आपका पावर फैक्टर, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के केस में वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कोसाइन आपका जो है वो हो जाता है, तो आपका हो गया है cos 45। तो आपका इस केस में पावर फैक्टर हो गया है 1/√2, ठीक है। ये 3-4 चीजें आपकी यहां से आई, ठीक है। चलिए ये तो आपने जो है सिंपल फेजर से कहा, इसको जरा अब वेव फॉर्म में भी देखते हैं, क्या वेव फॉर्म में भी ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए अभी थोड़ा जो है, क्योंकि क्वेश्चन कम करने हैं, क्वेश्चन के बारे में ज्यादा समझना है, ठीक है। चलो ये यहां पे आपका जो है कुछ इस तरीके से आया, ये जो है आपका, अब हम थोड़ा इसको वेव फॉर्म की हेल्प से भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें एक क्वेश्चन जो है एक बार ही करना है, उसके कंसेप्ट को हमें समझना है। तो अगर आप इसको वेव फॉर्म में लिखोगे, ये जनरली होता है VRMS एट एन एंगल थीटा की फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हो √2 VRMS और sin t, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, ये आपका जो है 100 एट एन एंगल 0 था, तो 100 एट एन एंगल 0 जो आपका हो गया है, ये हो गया है आपका 141 sin t, ठीक है। सिमिलरली करंट को कन्वर्ट कर दीजिए, करंट आपका हो जाएगा 102 एट एन एंगल -45 है, तो ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 sin t। एंगल कितना है -45, तो t -45, ठीक है। अब आपके पास यहां देखिए पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में VT जो है आपका आ गया है 141 sin t, ठीक है। और आपका IT इस क्वेश्चन में जो आ गया है वो आ गया है 100 sin
-45, ठीक है। तो देखो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में गए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैलकुलेशन करी, दोबारा से इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, आपका vt और it अब निकल गया है यहां से, ठीक है। आप चाहें तो इसकी वेव फॉर्म को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो हमने पावर फैक्टर वहां फेजर से निकाला था वहां वो यहां पे भी निकल सकता है। क्या बताया था आपको, अगर ये दो वेव फॉर्म है, किसी के आगे माइनस होता है तो क्या हो रहा है, ये लैग करता है। कितना लैग करता है, 45 डिग्री लैग करता है। तो इस केस में भी आपकी करंट लैग कर रही है। ऐसा हमने फेजर में भी देखा, ऐसा आपने वेव फॉर्म में भी देखा, ठीक है। तो ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में जानने का फायदा रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग जो है भी कैपेसिटर का भी करेंगे, फिर जो है आपको और अच्छे तरीके से जो है उसमें थोड़ा सा आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम आपके पास और है। यहाँ पे जो है आपकी R की वैल्यू है 1 ओम और इस कैपेसिटर की वैल्यू है 1 फैरेड, ठीक है। और आपको जो है इस सर्किट में जो है क्या करना है, इस सर्किट में जो है आपको IT की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम करी, हमने क्या किया, टाइम डोमेन को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले गए, हमने एनालिसिस करी और हमारा काम जो है आसानी से हो गया। वैसा ही कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं, मगर क्या करना पड़ेगा, उससे पहले जो है हमें फटाफट जो है इसे फेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो Vm जो है आपका ये है 282 sin 2t। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन Vm sin ओमेगा t से कंपेयर करना है। आपका Vm हो गया है 282 और ओमेगा हो गया है आपका 2, ठीक है। अब आपको जो है इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाता है Vm अपॉन √2 एट एन एंगल 0। ये आपका वोल्टेज हो जाता है। Vm की वैल्यू है 282, ये हो गया है यहाँ से 282 अपॉन √2 एट एन एंगल 0। आपको पता है √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो ये हो जाएगा कितना, 200 एट एन एंगल 0। ये आ गया है आपका Vt, ठीक है। चलिए अब जो है आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हो तो ये आपको Xc चाहिए, कैपेसिटिव इंडक्टेंस आएगा इसका, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका आएगा। तो ये हो जाएगा 1/j⍵c, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस कैपेसिटर की वैल्यू है, कैलकुलेशन सिंपलिफिकेशन के लिए मैंने मान दी है, इसकी वैल्यू है 1/2 फैरेड, ठीक है, 0.5 फैरेड, ठीक है। क्योंकि मेरा काम आपको कैलकुलेशन कराना नहीं है, कंसेप्ट समझाना है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका Xc, अगर आप यहाँ निकालने जाओगे तो 1/j, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू आपने रख दी है 2, c की वैल्यू हो गई है 1/2, तो आ गया 1/j। तो 1/j को क्या करेंगे आप, 1/j को जो है आप जो है Xc j से आप ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा j, नीचे हो जाएगा j स्क्वायर की वैल्यू -1, तो Xc हो गया आपका -j। ये Xc को आप और अच्छा लिख सकते हैं -1j, ठीक है। ये आपको यहां तक समझ में आया, आपने Xc भी निकाल दिया, ठीक है। अब आपका Xc निकल गया है तो आप Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस केस में आपका जो है इंपीडेंस जो हो जाएगा वो होता है R + jXc, ठीक है। या आप कह सकते हैं, अभी ज्यादा हम और थोड़ा डीप में चलते हैं, jx होता है, ठीक है। इस टाइम पे x केवल आपका कितना है, केवल Xc है। r की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -1 है, तो 1 - 1, ठीक है। 1 - 1j जो है आपकी यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया है यहाँ तक, यहाँ जी ये आपका यहाँ तक हो गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या, आप जो है V आपका हो जाएगा I × Z। V आपको पता है आपका है 200 एट एन एंगल 0, I Z आपका आ गया है 1 - 1j, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो अब यहाँ से जो है I की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, वो आपकी जो है फेजर की फॉर्म में आने वाली है। तो I की वैल्यू हो जाएगी 200 एट एन एंगल 0 अपॉन, ये किस फॉर्म में है, ये सिमिलरली आपका जो है कैसी फॉर्म में है, ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसको पोलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो आपको पता है ये है 1 - 1j अगर है तो ये हो जाएगा √1 + 1, और एंगल कितना, tan इनवर्स y/x, ठीक है। चूंकि माइनस साइन है तो ये एंगल हो जाएगा -tan इनवर्स 1/1, तो 45, तो बोले तो √2 एट एन एंगल -45 डिग्री, ठीक है। तो यहां से ये हो गया है आपका √2 एट एन एंगल -45, ठीक है। अब यहां से आप जो है I को देख सकते हैं, I हो जाएगा आपका 200/√2 एट एन एंगल 45। ऊपर जो है क्या हो जाएगा एंगल, ऊपर जाके 0 माइनस को ऐड हो जाएगा 0 और -45, ठीक है।
ऊपर गया तो आपने क्या करते हैं, इनको एंगल को ऐड माइनस कर देते हैं, ये एंगल हो जाएगा। यहाँ से आप इसको ऐसे समझिए, आप लोग मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हैं। तो 0 माइनस 45, तो आपका जो है आई की वैल्यू यहाँ से आ गई है, यहाँ पे मैंने लिख दी है आई इज इक्वल टू 200/√2 एट एन एंगल 45। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो है असली काम जो है दोबारा से वही शुरू होता है। मैं सारा का सारा जो है अभी जो ये कहानी थी इस सबको मैंने मिटा दिया और जो है आपको जो जो आपका आया है मैंने वो लिख दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है आपको आई की वैल्यू जो आपकी आई है, आई की वैल्यू आपकी आई है 200/√2 एट एन एंगल 45। वी आपका था इस क्वेश्चन में 200 एट एन एंगल 0। ये सब आपने फेजर की फॉर्म में निकाला है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे V और I के बीच कितने डिग्री का फेज एंगल है, V और I के बीच 45 डिग्री का फेज एंगल है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये V यहां पे होगा। ठीक है, V का मैग्नीट्यूड कितना है 200 है, एंगल कितना है 0 डिग्री है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, I कितना है, I V से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है 200/√2। तो 200/√2, 200 से कम यहां कहीं पे होगा, ये मैंने माना। ये यहां था, एंगल कितना बनाया, एंगल बनाया आपने 45, तो आप आए यहां पे और ये आपका आई आ गया, ये एंगल है 45। ठीक है, चलिए इस केस में आप देखिए, इस केस में आप देख रहे हैं कि जब आपका कैपेसिटर और आपका रेजिस्टेंस केवल सर्किट में थे, उस केस में आपकी करंट यहां आ रही है और वोल्टेज आपका यहां आ रहा है। करंट आपकी लीड कर रही है, कितना डिग्री लीड कर रही है 45 डिग्री लीड कर रही है। 45 डिग्री लीड करना मतलब आपका पावर फैक्टर लीडिंग है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज आपका पावर फैक्टर है कितना, उसकी वैल्यू हो जाएगी cos फाई। V और I के बीच का एंगल, V और I के बीच का एंगल है यहाँ पे 45, तो cos 45, तो उसकी वैल्यू हो गई है आपकी 1/√2। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी भी सपोज आप चाहते हैं कि आपको तो जो है करंट की वेव फॉर्म चाहिए, तो करंट की वेव फॉर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपका जो है I की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी VRMS, आपकी ये है 200/√2 इंटू √2 साइन 2t, एंगल कितना हो रहा है साथ में +45 हो रहा है। तो आपकी इस क्वेश्चन में जो है आपकी आई की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 200 साइन 2t +45। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने, जब आपका जो है ये आपकी आई की वैल्यू आपकी फेजर की फॉर्म में भी आ गई है, फेजर की फॉर्म में निकाल दी हमने, वेव फॉर्म की फॉर्म में भी आई की वैल्यू निकाल दी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, कोई कंपोनेंट लगा के दे देगा और आपसे क्या क्या चीजें पूछ लेगा, इस तरीके कंपोनेंट लगा के दे देगा और आपसे जो है वोल्टेज की वैल्यू पूछ लेगा, वोल्टेज करंट से कितना लैग कर रही है, कितना लीड कर रही है, करंट की वैल्यू पूछ लेगा, करंट की वेव फॉर्म की वैल्यू पूछ लेगा। तो यहां से जो है इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वेव फॉर्म से। अब धीरे धीरे जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे वहां पे डायरेक्ट जो है आपको जो दिया रहेगा वो आपको डायरेक्ट फेजर की फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, चलिए उस फेजर की फॉर्म से करने से पहले जो है मैं आपको जो है एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं, उससे जो है आपका थोड़ा सा जो है और कंसेप्ट बिल्डिंग अप होगा। फिर हम जो है ये तीनों क्वेश्चन जो हमने करे, जो तीसरा क्वेश्चन मैं भी आपको करा रहा हूं, इन तीनों का जो है हम आपस में क्या कर पाएंगे, इन तीनों का हम आपस में एक समराइज भी कर पाएंगे और हमें जो है कुछ पता भी चलेगा। चलिए, ये जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन करे थे, उसमें जो हमारे पास एक क्वेश्चन में R और L था, अगले क्वेश्चन में R और C कंपोनेंट थे। इस टाइम पे R L C तीनों मैंने एक साथ दे दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप इसको क्या करेंगे, इसको आप जो है फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो आप समझ गए हैं, वो हो जाता है Vm/√2 एट एन एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो Vm की वैल्यू आप यहां से 141 है तो आपकी आ जाएगी 100 एट एन एंगल 0। ठीक है, IT आपको इस क्वेश्चन में जो है आपको निकालना क्या है, आपको IT निकालना है। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा देखिए, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू हो जाएगी JωL। ओमेगा की वैल्यू आप यहां से कंपेयर कर लीजिए, साइन ओमेगा टी, साइन टी बोले ओमेगा की वैल्यू 1, तो आपका यहां से हो गया है ये 2J। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी बात कर लें, XC की बात कर लें। XC होता है आपका 1/JωC। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू है इस केस में 1। ठीक है, और C की वैल्यू है 1/2, तो XC हो गया है आपका 2/J, या आप सीधा J को ऊपर ले जा लीजिए, हो जाता है -2J। ठीक है,
अब जो है पर्टिकुलर अगर आप इस केस में देखें, इस केस की अगर मैं बात करूं तो आपको इंपीडेंस निकालना पड़ेगा, Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स हो जाएगा। अब वो जे एक्स कैसे होगा, या तो आप जो है इसे कर सकते हैं Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल प्लस जे एक्स सी, ठीक है। यहां से आप वैल्यू रख लीजिए, जेड आर की वैल्यू है 2, जे एक्सएल की वैल्यू है 2j और एक्सी की वैल्यू है -2j। तो -2j से -2j कैंसिल हो गया, आपका z केवल कैसा आया, आपका z केवल 2 ओम आया, केवल उसमें रेजिस्टेंस वाला पार्ट आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडक्टर ने कैपेसिटर के इफेक्ट को खत्म कर दिया। इसको जो हम जो है आगे एक अच्छा सा केस बनता है, जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो रेजोनेंस में पढ़ेंगे, हमारा जो है सीरीज रेजोनेंस आया है ये, ठीक है, सीरीज रेजोनेंस। तो फिलहाल जो है यहाँ पे आपको पता चल गया है, आपका z की वैल्यू ये 2 आ गई है। तो ऐसे केस में जो है आप जो है IT की वैल्यू जो है सीधा सीधा आपकी हो जाएगी V अपॉन Z, Z की जगह केवल और केवल R है आपका इस क्वेश्चन में, तो ये आपका हो गया है 100/2 एट एन एंगल 0 है, और ये हो गया 50 एट एन एंगल 0, ठीक है। तो आपका IT जो है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ से टाइम डोमेन में, IT आपकी हो जाएगी 50√2 sin t, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में जो है IT की वैल्यू निकाल दी है, VT की वैल्यू जो है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम आपको जो है थोड़ा सा और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन देते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और इसमें इसने क्या पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन में जो है इसने आपको IL, IR और IC की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो जनरली आपके दिमाग में सीधा सीधा आ रहा होगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपकी IC की वैल्यू हो गई है 4 एम्पियर, IR की वैल्यू हो गई है आपकी 1 एम्पियर, और यहाँ से जो है IL की वैल्यू हो गई है आपकी 0 एम्पियर, ठीक है। ऐसा जो है आप लोगों को लग रहा होगा सिंपली जो देख के, ठीक है। चूंकि मगर ये क्या है, ये गलत है, ये नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं AC, और AC में हमारा फेजर भी इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन को जो है हम विद द हेल्प ऑफ फेजर ही केवल कर पाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज है, इसके रिफरेंस में आपके कैपेसिटर में करंट क्या करती है, लीड करती है। कितना डिग्री लीड करती है, इसके रिफरेंस में करंट आपकी 90 डिग्री लीड करती है। तो करंट 4 हो जाएगा, साथ में अगर फेजर की फॉर्म में लिखे तो आप इसको 4 एट एन एंगल 90 लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 4I या 4J, ठीक है। तो आपकी कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट आ गई है उसकी वैल्यू आ गई है 4 एट एन एंगल 90 या 4I, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, मैग्नीट्यूड उसका 4 होगा, उसने वो भी लिखा है, सही लिखा है, मगर उसने आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहां पे आए, IR, ठीक है, और प्लस IC दोनों फेजर की फॉर्म में हैं, तो आपके करंट का सम कितना आ रहा है, तब आपकी करंट का सम 5 आ रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ा देखिए, IR पे जो करंट आएगी, फेजर है, इसको किस तरीके से आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर तो हो गई है 25, ठीक है। IC आपको पता है, IC की वैल्यू है आपकी कितना, 4 आपकी I है, तो आप कह सकते हैं आपका I स्क्वायर कितना हो जाएगा, IR स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 बोले तो 9, तो आपका IR की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 एम्पेयर आ गई है। इस चूंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, और आपका क्या होता है, आपका आइडियल रजिस्टर में करंट वोल्टेज के सेम फेज में होती है, तो आप जो है IR की वैल्यू होगी वो होगी 3 एट एन एंगल 0, या आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 एम्पियर, ठीक है। उसने वहां पे दिया हुआ भी है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको जो है IL की वैल्यू निकालनी है, या आप जो है वो यहां से अब डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर आप इस नोड पे, अगर आप अब क्या लगाएं, KCL लगाएं इस नोड पे, तो आपका KCL कहता है करंट अक्रॉस इंडक्टर प्लस करंट अक्रॉस रजिस्टर प्लस करंट अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको पता है I आपका है 3, और आपकी जो है IC है वो है आपकी 4I, ठीक है। चूंकि
अभी देखिए IL आपकी क्या होगी, करंट लैग करेगी, कितना लैग करेगी मुझे नहीं पता, ठीक है, प्लस में मान लेता हूं सपोज उसकी वैल्यू कुछ IL है और ये हो गया है आपका 5, ठीक है। क्योंकि करंट लैग करेगी, तो करंट लैग करेगी तो जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -90 आएगी। वोल्टेज के रिफरेंस में करंट लैग करती है, कितना लैग करती है, 90 डिग्री लैग करती है। तो मैं मान लेता हूं 3 + 4i, मैंने कहा प्लस वो जो है मेरी -ai मैंने कर दिया, a उसकी वैल्यू आने वाली है = 5। अब क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये सब फेजर की फॉर्म में है, ये भी आपका क्या है, फेजर की फॉर्म में है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यही करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9 प्लस इमेजिनरी पार्ट है 4 माइनस a का स्क्वायर आपका कितना हो गया, ये हो गया है आपका 5। तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है, IL हो गई है आपकी 8 एम्पियर, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको हल्का हल्का सा थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर तब भी नहीं समझ में आया है तो मैं इस क्वेश्चन का जो है आपको हल्का सा एक फेजर भी बनाता हूं, ठीक है। चलिए, फेजर से जो है आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेजर ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, ये मैंने मान लिया आपका, ये वोल्टेज रेफरेंस आपने मैंने मान लिया, ये वोल्टेज आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये वोल्टेज यहाँ पे है, चूंकि ये वोल्टेज आपके L के भी पैरेलल में है, R के भी पैरेलल में है और C के भी पैरेलल में है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या होती है, आइडियल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस करंट वोल्टेज के सेम फेज में होती है, तो आपकी IR यहां होगी। चलिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपका IL के बारे में आप बता सकते हैं, आपकी IL इससे 90 डिग्री लैग करती है, आपको मैंने बताया था। तो आपकी वो IL कहां होगी, वो आपकी IL यहां होगी, और IC वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, तो वो आपकी IC यहां होगी, ठीक है। अब चूंकि इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आपकी आई 4i, वो आपको दिख भी रही है, आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आपकी आई -8 एट एन एंगल 90, इसकी वैल्यू आई 8 एट एन एंगल -90 या -8j भी आप इसे कह सकते हैं। ये आपकी कहाँ के लिए आई, ये आपकी नीचे के लिए आई, आपको दिख भी रही है यहाँ पे, ठीक है। और IR की वैल्यू कितनी आई, आपकी IR की वैल्यू आपकी आई है केवल 3 एम्पियर, ठीक है। 3 एट एन एंगल 0 इसको कह लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये I को भी आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 4 एट एन एंगल 90, ठीक है। तो आपने यहाँ पे I की फॉर्म में भी करंट की वैल्यू देख ली है, J की फॉर्म और फेलर यहां पर आपने I की फॉर्म में भी करंट की वैल्यूज देख ली हैं, और फेजर की फॉर्म में भी आपने करंट की वैल्यू देख ली है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको जो है क्या करना है, आपको जो है फेजर का ध्यान रखना है, और आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है, और इस केस में इसने आपसे क्या करा है, इस केस में इसने आपसे जो है IT की वैल्यू पूछी है इस सर्किट में, ठीक है। आपको IT की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट आपस में आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं और आपको IT बताना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है। अब ठीक है, हम AC में इंपीडेंस की बात करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और भी समझिए, इंपीडेंस की अगर बात करें, एक्सएल जो आपका होता है वो होता है 1/j⍵L, और XC जो आपका होता है वो होता है 1/j⍵C, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप देखें तो DC के केस की अगर आप बात करें, DC में आपका क्या होता है, DC में आपको पता है आपकी फ्रीक्वेंसी DC में 0 होती है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी DC में 0 होती है तो XL की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो XL की वैल्यू हो जाएगी 0, XC की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये चीज हम यहां से भी प्रूफ कर पा रहे हैं अब कि हमारा इंडक्टर क्या होता था, DC में 0 रेजिस्टेंस आ जाता है, इसका बोले तो शॉर्ट सर्किट हो जाता था, और हमारे कैपेसिटर का जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसलिए आपका कैपेसिटर जो है DC में जो है ओपन सर्किट हो जाता था, ठीक है। वो चीज आपने यहां से भी समझी, क्वेश्चन में ये पोर्शन आ गया तो मैंने समझा दिया है, इसको भी जो है आप जो है नोट्स करके जो है अच्छे तरीके से किसी कॉपी के एक कोने में लिख लीजिए, ठीक है। तो कोई आपसे ये पूछे कि आपका कैपेसिटर DC में ओपन सर्किट क्यों हो जाता है, तो आप उसे बता सकते हैं चूंकि DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया XC, तो इसलिए कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट हो गया। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, क्योंकि DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो आपका XL कितना हो गया, XL आपका 0 हो गया है। 0 मतलब
आपका शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है आप यहां से भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा अभी हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो आपको जो है वोल्टेज दिया हुआ है वो वोल्टेज आपका ये है वी टी की फॉर्म में, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले रिएक्टेंस निकालना है। इसको आप कर लीजिए, XC हो गया है आपका 1/j⍵c। ठीक है, 1/j⍵c। तो आप यहां से देखिए, यहां से जो है ओमेगा की वैल्यू है आपकी 1, तो XC की वैल्यू आ गई है आपकी यहां पे -1j। ठीक है, और यहां पे XL आप निकालेंगे तो XL आपका होता है j⍵L, ओमेगा की वैल्यू है n, L की वैल्यू है 1, तो ये हो गया आपका +1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, ये दोनों हो जा रहे हैं 0, बोले तो ये हो जा रहा है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट अब खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपकी IT की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा V अपॉन क्या करना है आपको, R करना है। तो इस क्वेश्चन में आपकी IT की वैल्यू हो जाएगी 1/sin t डिवाइडेड बाई 1, तो आपका IT की वैल्यू आ गई है 1sin t। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से जो आपके जो है AC से रिलेटेड। क्योंकि बड़े क्वेश्चन AC से इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, और कैलकुलेटर जो है हमारे किसी भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में अलाउ नहीं होता है, क्योंकि AC के क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस का पार्ट ज्यादा होता है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको 82MS कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। कुछ हम क्वेश्चन कराएंगे अगले लेक्चर में, जो है हम जो है इसमें KVL KCL जब फेजर की फॉर्म में लेंगे उस समय पर हम आपको करवाएंगे। मगर जो है मैं ये चीज समराइज करना चाह रहा था यहां से कि आपको AC में एनालिसिस करते समय जो आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है फेजर का। फेजर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका AC के लिए। ठीक है, तो हम जो है आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको जो है प्रैक्टिस सेट जो है मेरे गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा। गूगल ड्राइव का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और साथ में आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अनपढ़ को सब्सक्राइब कीजिए।